आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर सीजेस फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कोई पार्टनर जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में था वो अब उस बिजनेस में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, वो उस पार्टनरशिप बिजनेस में अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट ही इज रिटायरिंग फ्रॉम दैट पार्टनरशिप बिजनेस, वो उस पार्टनरशिप बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा है। रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट कई कारणों से हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू टू हेल्थ इशू या फिर एज इशू या किसी और रीज़न से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस से रिटायरमेंट ले सकता है। तो जब भी रिटायरमेंट होता है मीन्स रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के केस में जो पुराना पार्टनरशिप बिजनेस था इट कम्स टू एन एंड एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एक नया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है, मीन्स द एंड ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसीलिए वी कॉल रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एज अ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो जब भी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर टेक प्लेस, जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, दे आर सर्टेन इफेक्ट दैट हैपन्स इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस। तो वो सारे इफेक्ट्स के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट किया जाता है और जो पार्टनर रिटायर होता है उस पार्टनर्स का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको क्लोज कर दिया जाता है और जो रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो आगे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, यानी कि बिजनेस डिसॉल्व नहीं होगा, एक नए तरीके से कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर जो भी है वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि जब भी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर होता है क्या क्या इफेक्ट टेक प्लेस, व्हाट आर द इफेक्ट दैट टेक प्लेस। तो सबसे पहले चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद एक नया रेशियो फॉर्मेशन हो जाता है, मींस ओल्ड रेशियो यानी जो रेशियो में पुराने पार्टनर्स बिजनेस कर रहे थे और जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसके बाद जो रिमेनिंग रेशियो है वो रेशियो के बेसिस में हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, मींस ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। और जो पार्टनर रिटायर होता है उनका जो रेशियो का शेयर था वो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर के रेशियो के साथ ऐड हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो गेन कर लेते हैं, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स जो है या कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर को गेन कर लेते हैं, मींस ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो। पार्टनर्स के बारे में आपको बता ही दिए हैं, जो पार्टनर्स पहले बिजनेस कर रहे होते हैं उनको ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं, जो पार्टनर रिटायर होते हैं उनको रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं, और जो पार्टनर अब बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे उनको हम लोग रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलते हैं। तो द फर्स्ट इफेक्ट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा इफेक्ट है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो जस्ट लाइक एडमिशन इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ऑल्सो there are certain adjustment that has to be take place relating to goodwill। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के बाद अब तो बिजनेस में स्टे नहीं करेगा, वो अपना बिजनेस के साथ सारा रिलेशन तोड़ रहा है, तो जो गुडविल उसके वक्त बिजनेस ने एक बनाया है उस गुडविल में से उसका जो भी शेयर है वो उसको फर्म पे कर देता है। और ये फर्म कैश के थ्रू नहीं, ओल्ड पार्टनर्स या हम बोल सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल और रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल के एडजस्टमेंट के थ्रू ये ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मींस आपका जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो ऑन दैट डेट जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उन सबको रिवैल्यूड किया जाता है और उस रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको भी ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसमें जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होता है वो उसको पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स के वक्त का
उस प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि जो रिटायरिंग पार्टनर का उसमें से क्लेम है वो हिस्सा वो लेके चले जाए। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो ये सारे ट्रीटमेंट के बेसिस में ओल्ड पार्टनर्स का पूरा जो भी ट्री आपके वैल्यूएशन था एसेट्स लाइबिलिटीज का, उसके बेसिस में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हम लोग क्या करते हैं उसका अमाउंट ड्यू टू हिम कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उनका कैपिटल कितना था, उनका शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, या फिर उनका शेयर ऑफ गुडविल, ये सब अमाउंट कैलकुलेट करके रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट है वो हम लोग उनको या तो पे कर देते हैं या फिर उनका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो फ्यूचर डेट्स में पे किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज कैपिटल एडजस्टमेंट इफ नीडेड। कई बार ऐसा होता है कि रिटायरिंग पार्टनर्स के जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम अपना कैपिटल को एडजस्ट करेंगे एक न्यू रेशियो के बेसिस पे, तो उसके हिसाब से अपने कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह ये सारा ट्रीटमेंट बेसिकली हम लोगों को करना पड़ता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, तो जो इफेक्ट है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स, वो सारे इफेक्ट जो भी आपसे हम डिस्कस किए हैं वो इफेक्ट एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। व्हेनेवर अ पार्टनर्स रिटायर, यानी जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो दे विल बी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, we have to do adjustment relating to goodwill, there will be revaluation of assets and liabilities, distribution of undistributed profit and losses and reserve, next amount due to retiring partner, यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो भी अमाउंट बिजनेस से निकल रहा है वो या तो उनको पे कर दिया जाता है या फिर उनका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है विच इज पेड आफ्टर सर्टेन पीरियड। कैपिटल एडजस्टमेंट्स, अगर ऐसा मेंशन है कि दैट्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रिन्यूइंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद जो अपना कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड लास्ट प्रिपरेशन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, यानी कि पुराना बिजनेस जो है पार्टनरशिप इट कम्स टू एन एंड और एक जो नया बिजनेस अब रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे तो उनका एक न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह ये सारा इफेक्ट को हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल रिलेटिंग टू कि किस तरह आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, यानी एक पुराना बिजनेस में ये तीनों पार्टनर्स थे ए बी और सी, और इनका रेशियो था 5:3:2, यानी जो रेशियो में लोग अपना प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे वो था 5:3:2। बी रिटायर्स, बस आपको इतना बता दिया गया है कि बी रिटायर्स, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में से एक पार्टनर्स बी जो थे वो रिटायर हो गए। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं वो हैं आपके ए और सी, मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स आपके बच गए हैं ए एंड सी। बी रिटायरमेंट के बाद आपके जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो ए और सी है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है रेशियो के बारे में कि जो बी का शेयर है ये कैसे बटेगा या कौन लेगा। तो इस केस में जो रिमेनिंग रेशियो है उसी रेशियो को हम न्यू रेशियो मान लेते हैं और गेनिंग रेशियो मान लेते हैं। मतलब ये रेशियो मान लेते हैं कि बी का ए और सी के हिस्से में आया, उसी को हम लोग न्यू रेशियो भी मान लेते हैं और इन केस उसी को हम लोग गेनिंग रेशियो ही मान लेते हैं। तो हम लोग एक डिक्लेरेशन कर सकते हैं, इफ नो न्यू रेशियो इज गिवन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर देन द रिमेनिंग रेशियो विल बी कंसिडर एज अ न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। तो उस केस में अगर ए और सी आपका दो पार्टनर है तो इनका रेशियो रह जाएगा 5:2, यही आपका न्यू रेशियो भी रह जाएगा और यही आपका ये न्यू रेशियो रह जाएगा और यही आपका गेनिंग रेशियो भी 5:2 रह जाएगा। तो इस तरह अगर मान लीजिए कोई रेशियो नहीं दिया है न्यू रेशियो तो इन केस जो रिमेनिंग रेशियो है, क्योंकि आपका देखिए 5:3:2 था, 3 रहने दीजिए क्योंकि 3 जो था वो बी का शेयर था, तो 5:2 जो दिख रहा है आपको यही आपका न्यू रेशियो भी हो गया और यही आपका गेनिंग रेशियो भी हो गया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. B retires
एंड शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली। तो यहां पर आप देख रहे होगे, आपको साफ मेंशन करके बता दिया गया कि जो बी का शेयर है, यानी बी का जो भी शेयर है वो ए और सी इक्वली ले लिए हैं। मींस बी का शेयर जो है मींस 3/10, 3/10 शेयर जो है वो ए और बी इक्वली ले लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 20 शेयर्स, 20 का शेयर था आपका 3/10 टेकन इक्वली बाय ए एंड सी। तो इसका ये शेयर ए और सी इक्वली ले लिए। तो शेयर टेकन बाय ए के हिस्से में कितना शेयर आया फिर बी का शेयर था आपका 3/10 इक्वली मीन्स हाफ, यानी इसका 1/2 आपका आ गया 3/20। यानी कि हम कह सकते हैं बी का शेयर जो ए लिया है वो है 3/20। एंड नाउ ए न्यू शेयर, नाउ एज न्यू शेयर। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, मींस उसका ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, यानी कि जो उसका पहले शेयर था और कितना शेयर उसने गेन किया। तो ए का पहले शेयर आपका कितना था 5/10 और उसने शेयर गेन कितना किया है बी से 3/20। तो 5/10 प्लस 3/20, तो आप इसको देख रहे होगे 20 आपका 10 प्लस 3 मीन्स 13/20। तो आपका ए का जो नया शेयर हो गया वो हो गया आपका 13/20, राइट। ठीक उसी तरह हम लोग अब सी का शेयर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हम चाहे तो हम सी का शेयर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहां दिखाते हैं। शेयर्स टेकन बाय सी, यानी कि आपका सी का शेयर्स जो बी का ले गए हैं। तो उसका सबसे पहले आप देख लीजिए, बी का शेयर था कितना 3/10 था, हाफ उसको भी मिला है, इसका मतलब 3/20, यानी सी भी जो है बी का शेयर वो 3/20 ले गया। अब नाउ सीज न्यू शेयर, तो फॉर्मूला वही होगा ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। हम यहां से अलग कर देते हैं ताकि ये आपको अलग दिखे। ओके, तो उसके बाद ओल्ड शेयर कितना था आपका सी का 2/10 और ये गेन कितना किया 3/20, 3/20। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए इनका जो है वो न्यू शेयर कितना हुआ 24 प्लस 3 यानी कि 7/20। तो मींस न्यू रेशियो जो हो गया ए का आपका 13/20 और सी का हो गया आपका 7/20। तो दैट इज द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। तो आप देख रहे होगे इस तरह हम रिटायरमेंट के केस में जो न्यू रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप देखें कि किस तरह ए और सी का हम लोगों ने न्यू रेशियो निकाल लिया। अब यहां अगर गेनिंग रेशियो हम आपको बताएं कि भाई ए और सी जो है वो कितना गेन कर रहा है, तो वो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में मेंशन है इक्वली, यानी बी शेयर्स इज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी बी का जो शेयर है वो इक्वली गेन कर रहा है, मींस द गेनिंग रेशियो इज 1:1। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट या इफेक्ट ऑफ हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बोल सकते हैं एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल। मींस जो फर्म का गुडविल है उस गुडविल में से सबसे पहले हम लोग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे और उस रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को एडजस्ट करेंगे आपका जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके बेसिस में। मींस आपका जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके बेसिस में हम लोग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को एडजस्ट करेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड अमंग द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर को आप यहां बोल सकते हो रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर का मतलब जो पार्टनर आपका बिजनेस कंटिन्यू करेंगे।
तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर, कौन से रेशियो में आप करोगे? आप करोगे गेन रेशियो में, मींस गुडविल ऑफ द फर्म इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले आप क्या करोगे? पूरा फर्म का जो भी गुडविल है उसमें से रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ जो भी उनका प्रॉफिट है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल दोगे। फॉर एग्जांपल मान लो पूरा फर्म का गुडविल 1 लाख है और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मान लीजिए आप 2/5 है, तो 1 लाख का 2/5 आपका हो गया 40,000। तो 40,000 इज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। अब उसका एंट्री क्या होगा? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका कैपिटल उस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर्स का सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। और ये कौन सा रेशियो में होगा? ये होगा आपका गेन रेशियो में। तो इस तरह जो भी आपका रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल है वो उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो कंटिन्यूइंग रिमेनिंग पार्टनर्स है आउट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स है उनका कैपिटल को तुम्हारा जो है डेबिट कर दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग अगला 2 इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। एक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी आपने एडमिशन पे पार्टनर में कर चुके हैं। ये ट्रीटमेंट कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए आप क्या करते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरह बनाते हो? आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, जैसे कि मान लीजिए ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हो तो आप क्या करते हो? जो भी एसेट्स यानी बुक वैल्यू और रिवैल्यूड फिगर को कंपेयर करते हो। ठीक है, बुक वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी अपीयरिंग इन द बुक और रिवैल्यूड फिगर मींस ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूड फिगर। तो आप बुक वैल्यू को रिवैल्यूड फिगर से कंपेयर करते हो। अगर रिवैल्यूड फिगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हो। तो इसमें एक बेसिक सा आपको फॉर्मूला याद रखना है पहले एसेट्स को लेके। अगर रिवैल्यूड फिगर आपका बुक वैल्यू के मुकाबले में ज्यादा है, मतलब बुक वैल्यू मान लीजिए प्लांट मशीनरी का 10,000 है और रिवैल्यूड फिगर आपका 15,000 है, मींस 5,000 से आपका एसेट्स बढ़ रहा है। तो जब एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बाय एसेट्स, यानी जब एसेट्स बढ़ता है तो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और अगर उल्टा हो एसेट्स अगर घटता है तो रिवैल्यूएशन का हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं जब एसेट्स घटता है। तो लायबिलिटी का केस में जब लायबिलिटी आपका बढ़ता है तो हम क्या करते हैं उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं और अब जब लायबिलिटीज आपका घटता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो इस तरह मेरा या हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन का वो बिल्कुल सिंपल है। इफ एसेट्स इंक्रीजेस इन रिलेशन टू द बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू के मुकाबले में वैल्यू फिगर आपका बढ़ रहा है जिस अमाउंट से बढ़ रहा है, जितना अमाउंट से बढ़ रहा है, अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो क्रेडिट में दिखाओगे, अगर एसेट्स घट रहा है तो डेबिट में दिखाओगे। लायबिलिटी जिस अमाउंट से आपका इंक्रीज कर रहा है तो आप डेबिट में दिखाओगे, अगर लायबिलिटी आपका डिक्रीज कर रहा है तो आप क्रेडिट में दिखाओगे। इसके बाद आप दोनों साइड को बैलेंस करोगे। अगर आपका क्रेडिट ज्यादा हुआ मींस अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है मींस यू आर हैविंग लॉस, यानी आपका लॉस हो जाएगा रिवैल्यूएशन में। और ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि आप बोल सकते हो ओल्ड मींस ऑल द पार्टनर्स, आप बोल सकते हो ऑल द पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स है ये सारे पार्टनर्स में आपका बटेगा ओल्ड रेशियो में। ऑल द पार्टनर्स ओल्ड रेशियो मींस रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस रिटायरिंग पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स में बटेंगे ये ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो जो भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व है उसको भी बांट दिया जाता है। ये भी प्रॉफिट या जो भी रिजर्व है ये भी ऑल पार्टनर्स में बंटता है। ऑल पार्टनर्स मींस रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस रिटायरिंग पार्टनर। तो जो भी आपका जनरल रिजर्व है या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट है, या अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस एडवर्टाइजिंग सस्पेंस ये आपका लॉसेस में गिनती होता है, ये लॉसेस को या प्रॉफिट हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड ये ऑल पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो इस तरह आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व के लिए कुछ नहीं, आप लिख सकते हो रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, यानी ये आपका जो भी अमाउंट है
वो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका बांट दिया जाएगा और ये भी आपका बटेगा ओल्ड रेशियो में, ये भी आपका ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ओके, नाउ द लास्ट टू इफेक्ट ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, आप बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए भी ये पता कर सकते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितना अमाउंट पे करना है या उसके लोन अकाउंट में डालना, मींस व्हाट इज द अमाउंट दैट इज ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, और बैलेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस यानी क्लोजिंग कैपिटल, आप कह सकते हो बैलेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, या आप कह सकते हो उनका जो क्लोजिंग कैपिटल है ये कितना होगा आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। तो इसके लिए ज़्यादा इजी वे में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, उससे बहुत आराम से आप बैलेंस निकाल लोगे, वरना आप ऐसे भी आप बैलेंस को डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि रिटायरिंग पार्टनर का ड्यू कितना है और रिमेनिंग पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल या उनका बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप एडमिशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना चुके हो। नॉर्मल रूलिंग है, यानी कि आपका जैसे पार्टनर्स कैपिटल का रूलिंग होता है, ऑल पार्टनर्स के कॉलम होंगे। सबसे पहले जो भी बैलेंस उनका कैपिटल है यानी कि बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट से वो आप कॉपी कर लोगे। उसके बाद जो भी आपका उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, चाहे वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस हो, शेयर ऑफ जनरल रिजर्व हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस हो, या ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का जो एंट्रीज है, वो सारा एंट्री को पोस्ट करने के बाद आप रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हो। मींस उनका क्रेडिट साइड के टोटल से आप डेबिट साइड में अगर कोई आइटम है रिटायरिंग पार्टनर का तो आप उसको माइनस करोगे, आपका अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको ये बता दिया जाता है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट है आप उनको अभी पे कर रहे हो या उनको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अगर आप उनको संग संग पे कर रहे हो तो टू कैश या टू बैंक करके उनका कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। मींस टू कैश और बैंक पेड ऑफ, उनका जो भी अमाउंट ड्यू है वो पे कर दिया जाता है। और अगर उनको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो टू लोन अकाउंट, जैसे सी रिटायर हो रहे हैं या बी रिटायर हो रहे हैं तो टू बीज लोन अकाउंट करके उनके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको जैसे आप टू बैलेंस सीडी करके बंद करते हो, उसी तरह टू बैलेंस सीडी करके आप उनका कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे। तो इस तरह आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। हाँ, अगर मान लीजिए अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट भी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही शो करना पड़ेगा, वो इफ नीडेड। इसलिए इस बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो मैं कोशिश करूंगा अपने दूसरे वीडियो में बताने का। यहाँ पर अगर आप इतना ध्यान रखिए कि अगर देयर इज एडजस्टमेंट इन रिलेटिंग टू द रिमेनिंग पार्टनर्स टू देयर कैपिटल अकाउंट, इट शुड ऑल्सो बी शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर नहीं है तो फिर कोई आप उसको कुछ नहीं करोगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। अब एक नया बैलेंस शीट जो आप बनाओगे, ये नया बैलेंस शीट बिल्कुल आपका वही फॉर्मेट में बनेगा जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनता है। जो भी आपका एसेट्स है अगर इंक्रीज हुआ है तो ऐड कर दोगे, और जो भी आपका एसेट है ओल्ड बैलेंस शीट वैल्यू का डिक्रीज हुआ तो माइनस कर दोगे। लाइबिलिटीज में भी जो लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हुआ आप प्लस माइनस कर दोगे। और जो पार्टनर रिटायर हुआ है अगर उनका लोन अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर हुआ है तो आप लायबिलिटी साइड में लोन अकाउंट बोल के दिखा दोगे। अगर उसको पे कर दिया गया तो जो भी अमाउंट उनको पे हुआ है कैश या बैंक का आपका जो भी बैलेंस है उससे आप माइनस कर दोगे। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल है सीडी, आप उसको कैपिटल अकाउंट बोल के लायबिलिटी साइड में दिखा दोगे। यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर्स का अगर आप पे कर दिए तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, जो इतना आप पे किए बैंक से माइनस हो जाएगा। और अगर आपने उनको लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया तो आप लायबिलिटी साइड में दिखा दोगे रिटायरिंग पार्टनर का नाम के साथ, जैसे बीज लोन अकाउंट। जो भी एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हुआ आप जैसे एडमिशन में दिखाते थे बिल्कुल वैसे ही दिखा दोगे। और गुडविल यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, गुडविल का कैंसिलेशन ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, अगर बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर करता है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे करोगे जैसे एडमिशन के केस में करते थे। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स इज टू बी रिटन ऑफ अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। कैपिटल अकाउंट में उस गुडविल को टू गुडविल करके ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करके हटा दोगे। और इस तरह आपका जो नया बैलेंस शीट है विथ न्यू पार्टनर्स आपका मैच कर जाएगा बैलेंस शीट का टोटल, और आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा।